हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मैं दीप रंजन सर और आज के कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अब पहले तो ये क्लियर आपको कर दें कि ये है एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है और भले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ विषय, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मिलने वाले हैं बहुत ही भी आई आपको एक एक लाइन और प्रत्येक उसका एक एक वर्ड में क्लियर करने वाला हूं। अब रहा बात कि ये किसके किसके लिए मतलब लाभदायक है, आखिर ये कौन कौन पढ़ सकते हैं। पहली पॉइंट की बात आपको बता दें कि जो भी ट्वेल्थ वाले हैं वे तो इसको देखें ही, क्योंकि 95 प्लस मार्क्स तो उनका आना है इसको पढ़ने के बाद। ओके। सेकेंड चीज कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो रामबाण है। वो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, सुहाग नहीं ओके, सुहागा। तो एक चीज और कि आज तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जितना आज हम लोग कवर करने वाले हैं शायद ही कभी किसी क्लास में कर पाएंगे। क्यों क्यों क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल में इसमें तो कुछ चीज मिल जाएंगे अनवांटेड चीज जिसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। फिलहाल में आप ये देख रहे हैं, ये जो बुक है ये एडिशन है 2018 से 19 का। मतलब वर्तमान में बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, उसमें बहुत सारे कंटेंट हटा दिए गए हैं। यानी कि कुछ चीजें जो हटा दी गई हैं वो सभी इस सेशन में आपको मिलने वाला है, क्योंकि नए सेशन को इस सिलेबस को बहुत हल्का कर दिया गया है। तो नए किताब से एनसीईआरटी बहुत सारी चीजों को हटा दी है और आप देख रहे हैं कि ये जो है 2019 वाला है। ठीक है, 18 से 19 यानी कि 18 में छापी गई पुस्तक है। फिलहाल तो आप जानते हैं कि ये हम लोग बड़ा तेजी से एक एक पेज निकाल रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी चीजें पढ़ने वाली तो है नहीं। हाँ, अब आती है काम की चीजें यहाँ पर। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं, एक चीज तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर बाकी जो क्लास होते हैं, जैसे कि आप 10th में पढ़िए तो वहां पर आपको विषय नहीं लिख करके लिखता है अध्याय। क्या लिखता है? अध्याय लिखता है। ओके, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है कि विषय एक, विषय दो, विषय तीन, ऐसे। अब यहां पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो जा रहा है कि जहां तक आप बाकी छोटे क्लास में पढ़ते हैं ना, तो 10 से 15 पेज में आपकी एक चैप्टर हो जाती है, और यहाँ पर एक चैप्टर कितना, 28 पेज तक जा रहा है। मतलब कि एक से स्टार्ट होकर के 28 यानी कि 30-30 पेज, समझ गए ना? 30-30 पेज का जो है ये आपको चैप्टर मिलने वाला है, और इसीलिए इसे अगर एक विषय कहें हम तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो समझ गए होंगे कि अगर आप एक चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर नहीं, ये एक सब्जेक्ट है। समझिए कि आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो सबसे पहले ईंटों के बारे में तो आप जान रहे हैं। मैं आपको बता दूं मनके क्या होते हैं। बाकी अस्थियां जो होती है इसी को हम लोग कहते हैं हड्डियां। क्या कहते हैं? हड्डियां। क्या कहते हैं बच्चों? हड्डियां। ओके, ठीक है। तो अस्थियां जो हैं वो हड्डियां हैं। रही बात मनके की कि ये मनके क्या है, तो आइए पहले हम मनके को भी देख ले। जैसे ही हमारा ये बुक स्टार्ट होगा हमें मिल जाएंगे मनके। ठीक है। हालांकि एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 12th वाले स्टूडेंट हैं, आपको 3 पुस्तक पढ़ने हैं। ये पहला पुस्तक, और इस पुस्तक में आपको मिल रहे हैं टोटल कितने विषय? 4। कितने विषय? विषय 4 मिल रहे हैं, ये तो समझ गए। और उसके बाद आपको पढ़ना है दूसरा भाग, यानी कि ये दूसरा पुस्तक मिलेगा, और इसमें भी कुछ विषय है, जैसे विषय 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, विषय 6, ठीक है, 7, 8, 9 ये देख रहे हैं, और उसके बाद स्टार्ट हो जा रहे हैं आपको यहाँ पर भाग 3। कितने? भाग 3। तो कुल मिलाकर के कितनी पुस्तकें हैं बच्चों? 3 पुस्तकें हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ईंटें, मनके और अस्थियां ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ओके,
तो आप यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि मन के क्या होते हैं, ये चीजें समझने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लें मन के क्या होते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो आप समझ गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी मन के आपको नहीं समझ में आया है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये हैं मन के। आप अक्सर कुछ पशुओं के माला में, जो उनके गर्दन में माले पहनाए जाते हैं, उसमें इनको आप देख सकते होंगे, या फिर कुछ साधु लोग होते हैं जो इसका प्रयोग करते हैं, या फिर कुछ खिलौनों में आप देखे होंगे। खास करके एक चीज मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन में ऐसे छोटे छोटे मन के आपके रक्षाबंधन में जो वो क्या, हाँ, रक्षाबंधन ही कही जाती है, जो रक्षाबंधन बांधती है हमारी बहनें, उसमें शायद आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला होगा। मतलब मनकों का मतलब तो आप समझ गए, मन के वे पदार्थ हैं जो खास करके कुछ आभूषण जैसे माला वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चीजें आपको दिख रही है, ये बाट है। क्या है? यहाँ पर देखिए, ये क्या है? बाट है। बाट मतलब जिसे हम कहते हैं बटखरा, अपने बिहार में खास करके ये भाषा का प्रयोग किया जाता है, बटखारा। बाट को किस भाषा में? बटखारा के रूप में यहाँ पर इसको बटखारा शब्द से संबोधित किया जाता है। दूसरी चीज आपको बता दें कि तीसरा क्या है, यहाँ पर फलक आप देख रहे हैं। यहाँ पर मन के तो समझ गए, बाट भी समझ गए, फलक भी। अब बात है फलक देख लेने की, तो चलिए फलक भी देख ले। अब फलक क्या है? ये है फलक। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? फलक। अब फलक मतलब क्या ऐसे ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई चट्टान है, क्या है? अगर कोई चट्टान है और वो चट्टान बीचे बीच अगर फट जाए, पतला, धारदार, ओके, कैसा? धारदार मतलब एक पतला, दो भागों में वो फट जाए, ठीक है ना, टूटे नहीं, फट जाए, जिसका हम उपयोग करके किसी चीज को रेत सकते हैं, काट सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो आशा है बच्चों कि आप ये तीन चीजें समझ गए होंगे। बढ़े आगे, तो चलिए अब करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले एक चीजें मैं आपको बता दूं कि टोटल पेज कितने हैं। यहां पर आप देखिए, टोटल है 128, जिसमें से हम लोग हैं 15वां नंबर पर। कुछ इसमें से ऐसे पेज होंगे जिसमें केवल क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे, जैसे कि प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं ना, तो वो प्रश्न होंगे। तो हमें पढ़ने के लिए शायद 90 पेज मिल सकता है, हो सकता है, क्योंकि अभी तो हम 15 पेज पर हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और 15 पेज तो ऐसे बकवास का है, 15वां पेज काम का है, क्योंकि इस यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रही है, ओके। तो 15 पेज तो ऐसे ही निकल गया। कुछ होंगे चैप्टर्स के अंत में जो अभ्यास प्रश्न होते हैं वो। तो हमें 90 पेज का टारगेट लेके चलना है। और अगर हम 30 दिन में एक विषय खत्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए चाहिए प्रत्येक दिन में कितना? 3 अगर चैप्टर खत्म करें, सॉरी 3 पेज अगर खत्म करें, कितना पेज? अगर हम 30 दिन में 3-3 पेज पढ़ें, तो जाकर के हमारा कंप्लीट होता है कितना दिन? 90 दिन। यानी कि 90 दिन में जाकर के, सॉरी 90 दिन बोल रहे हैं, 90 पेज जाकर के समाप्त होगा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं और लेते हैं पहला पेज और पहला पॉइंट। जैसा कि आप पहला ही पॉइंट देख रहे हैं, हड़प्पाई मोहर। क्या देख रहे हैं? हड़प्पाई मोहर। अब ये मोहर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप एक चीज गौर करेंगे, एक चीज गौर करेंगे कि ये धसे हुए मोहर है। मतलब हम लोग जो वर्तमान में मोहर प्रयोग करते हैं, उस मोहर से ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो भी आकृतियां हैं, वो क्या है? धसी हुई है। तो आज के मोहरों से ये मोहर किस प्रकार भिन्न है बच्चों? तो आजकल की जो मोहरें हैं, उस मोहरों पर आप अक्सर देखते होंगे, आप प्रिंसिपल के यहाँ कोई कागज लेने जाइए स्कूल में, या फिर कोई भी, तो वहां मुहर मारा जाता है। उस मुहर पर जो होता है, एक प्लास्टिक का, फाइबर का कोई ये ऐसा टुकड़ा होता है, और इस पर ना जो भी अक्षर लिखा होता है, वो ऊपर की ओर उभरा होता है। कैसा होता है? ऊपर की ओर उभरा होता है। लेकिन इस मोहर में क्या है? ये धसा हुआ है। मतलब इस मोहर से हम किसी ठोस पदार्थ पर इस मोहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट कीजिए। दूसरी पॉइंट, तो ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे होंगे? क्योंकि ये कैसा है? धसा हुआ है। और धसा हुआ होने के कारण अगर हम किसी मजबूत चीज पर इस मुहर का प्रयोग करेंगे, तो इसका तो ये वाला भाग सभी धसा हुआ है, तो ये तो उस पर क्या होगा? अपना मतलब कि प्रिंटिंग कर नहीं पाएगा। तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? जैसे मान लीजिए गीली मिट्टी हो, मिट्टी कैसा हो? गीली,
गीली मिट्टी हो और इस पर अगर हम इस मोहर को लगाएं तो वो गीली मिट्टी जो है, गीले जो मिट्टी है वो इसमें धंस जाएंगे और इस प्रकार ये आकृति उस मिट्टी पर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। किसी को दिक्कत? तो इन मोहरों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता होगा ये भी हमने समझा। अब अगला जो पॉइंट समझते हैं ये हमें मिलता है कि इसे पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है, क्या आप इन मोहरों को पढ़ सकते हैं? यहाँ पर हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ चित्र मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? चित्र मिल रहे हैं। ठीक है, हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग चीजों के, कहीं मछली तो कहीं कुछ चित्र मिल रहे हैं। यहाँ पर एक तीर मिल रहा है, बाकी ये सीधा सीधा लाइनिंग आप देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हड़प्पा काल की, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हड़प्पा काल की जो मोहरे हैं ये क्या है, चित्रित है। क्या है? चित्रित है, मतलब इस पर कोई अक्षर नहीं लिखा गया है, इस पर किसी भी प्रकार के अक्षरों का प्रयोग नहीं किया गया है। इस पर क्या प्रयोग किया गया है, इस पर प्रयोग किया गया है अलग अलग चित्रों का। किसका? चित्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसलिए ये प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा काल की जो लिपियां हैं वो किस प्रकार की हैं, क्या अक्षर वाली हैं या चित्र वाली हैं? किस प्रकार की है बच्चों? तो चित्रों वाली है। तो इस लिपि को हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि। अब हड़प्पा काल की जो लिपियां हैं वह भाव चित्रात्मक क्यों है, ये तो आप इन मोहरों को देख करके समझ चुके हैं, इस पर के कलाकृतियों को देख करके समझ चुके हैं कि इस उस समय की जो लिपियां हैं वो कैसी है, भाव चित्रात्मक है। ओके, ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं होना है। एक एक चीजें जब आप 2 बार 4 बार देखेंगे तो सीधे आपके दिमाग पर इस मुहर की तरह छप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, पूरा वस्तु। अब यहाँ पर पूरा वस्तु क्या है, तो पूरा मतलब पुराना। पूरा मतलब क्या होगा, पुराना। तो जो भी पुराने वस्तु हैं उसको हम क्या कहेंगे, पूरा वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, पूरा वस्तु। तो पूरा वस्तु क्या क्या हो सकते हैं, हाँ उनके आवास हो सकते हैं, जो उस समय वे घर बनाए होंगे पक्के घर हो सकते हैं, और वे क्या होंगे, आज तक मिट्टी में दबे हुए पड़े पड़े, और अगर आज हमारे सामने वो प्राप्त हो रहे हैं तो हम उन्हें पूरा वस्तु के लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि वे भवने आज की नहीं है। मृद भांड कुछ मिल सकते हैं। अब मृद भांड क्या होती है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि मृद भांड क्या होता है। तो आप कुछ मिट्टी के इस आकार के बर्तन देखे होंगे, मिट्टी के कुछ इस आकार के बर्तन देखे होंगे, इसी को कहते हैं बच्चों मृद भांड। क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आभूषण है। अब देखिए मिट्टी के जो बर्तन है, मिट्टी तो सड़ते नहीं है, पके हुए मिट्टी कभी सड़ते नहीं है, तो मृद भांड उस समय के हमें प्राप्त होते हैं। जो चीजें सड़ गए वो तो नहीं प्राप्त होंगे ना, ये तो सड़े नहीं होंगे, इसलिए ये प्राप्त होते हैं, और इसलिए पूरा वस्तुओं के रूप में हमें कुछ मृद भांड भी उस समय के मिलते हैं। और क्या मिलता है, तो हमें आभूषण प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनमें जंग नहीं लगते हैं, जैसे आप जानते हैं सोना हो गए, चांदी हो गए, तांबे हो गए, ये सब इनमें जंग नहीं लगते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक बने रह सकते हैं, और ये भी पूरा वस्तु के रूप में हमें प्राप्त होता है। कुछ औजार जो या तो पत्थरों के बनाए जा सकते हैं या फिर बने होंगे किसके, अलग अलग धातुओं के, वे धातुएं जो मिट्टी में सड़े नहीं होंगे, तो वे भी हमें किसके रूप में प्राप्त हो जाते हैं, पूरा वस्तु के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब बात है कि ये पूरा वस्तु का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। तो देखिए इनका हमारे जीवन में तो कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हाँ उन लोगों के जीवन में जरूर उपयोग रहा होगा, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि वे उसके इस्तेमाल करते थे तभी तो उनके द्वारा बनाए गए, अन्यथा अगर हम इस्तेमाल ही उसका नहीं करेंगे तो फिर बनाएंगे क्यों। तो अब रहा कि इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में वर्तमान में, तो हम उनके जीवन के बारे में इससे समझ सकते हैं कि वे अपने समय में किस प्रकार से अपनी जीवन पद्धति को विकसित किए हुए थे।
ठीक है, ये तो समझ गए। अब यहां पर आ रहा है एक पॉइंट, पुरातात्विक साक्ष्य। अभी तो मैंने आपको बताया पूरा मतलब क्या होता है, पुराना होता है। साक्ष्य का मतलब तो आप समझते हैं साबूत या प्रूफ, मतलब पुराने जमाने के लोग, अगर हम बोले कि उस समय के लोग बैल से परिचित थे, तो इसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे? तो अगर हम पुष्टि ऐसे करें कि उस समय का कोई एक हमें मूर्ति मिल गया, क्या मिल गया? मूर्ति मिल गया, और वो मूर्ति बैल की है, वृषभ के हैं। वृषभ यानी कि संस्कृत भाषा में बैल को वृषभ कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि देखिए ये है क्या? साक्ष्य है। साक्ष्य तो है, साक्ष्य तो है, लेकिन वो साक्ष्य किस प्रकार के साक्ष्य हैं? तो वो साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य है। मतलब हमने हमने पुष्टि तो किया, लेकिन वो पुष्टि हम नए वस्तुओं के द्वारा नहीं, पुरातात्विक साक्ष्यों से किया। यानी कि उस समय के कुछ वस्तुएं जो किसी न किसी चीज की पुष्टि करते हैं, साक्ष्य देते हैं, उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य के कैटेगरी में, वर्गों में रखते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और अगला पेज में देखते हैं। सॉरी, अभी इसी पेज में काफी चीजें बाकी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे सभ्यता को, किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो एक पॉइंट ये भी याद रख लेना है कि जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसी को हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब बच्चों ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए, चूंकि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको सिंधु घाटी कहते हैं। तो उस समय के आरंभिक जो हड़प्पाई लोग थे वो सिंधु घाटी के आसपास में बसे हुए थे, और इस कारण से इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब दूसरी बात कि इसे हम हड़प्पा संस्कृति क्यों कह रहे हैं, तो देखिए ये नियम है कि हम लोग चाहे मिस्र की सभ्यता पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे मिस्र के सभ्यता, ठीक है, मिस्र के सभ्यता पढ़े होंगे, आप लोग मेसोपोटामिया का सभ्यता पढ़े होंगे। तो क्या वाकई में उस समय उसका नाम था मिस्र? बिल्कुल नहीं, उस समय उसका नाम मिस्र नहीं था। हमने क्या किया कि आज उस क्षेत्र का नाम है मिस्र, और जब वो सभ्यता हमें मिली खुदाई के दौरान तो सबसे पहले इसी क्षेत्र में मिली, और इसलिए ये नियम है किसी भी सभ्यता की खुदाई के समय अगर जिस स्थल पर उसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, उसी स्थल के नाम पर उसकी उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खुदाई में इस सभ्यता का साक्ष्य कहाँ? हड़प्पा में ही मिला था। कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था, और इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही वहां सिंधु घाटी एक क्षेत्र है जहां पर वहां के लोग आरंभिक रूप में बसे हुए थे, और इसलिए इस क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, पुरातत्वविद। देखिए, पुरातत्वविद क्या चीज है? पुरातत्वविद, देखिए पुरातत्वविद का मतलब होता है जो पुरातत्व के, पूरा मतलब क्या? पुराना, और विद मतलब क्या? जानकार, यानी कि जो पुराने वस्तुओं के जानकार होते हैं, जो उसके अध्ययन करते हैं, जो उसके विस्तृत जानकारी रखते हैं। जैसे अगर एक शब्द हम बोले भूगोलविद, क्या बोले? भूगोलविद, भूगोलविद। तो विद जैसे ही लग गया ना, यानी कि वो भूगोल के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो पुरातत्वविद का मतलब है कि वे पुराने वस्तुओं के एक अच्छे खासे मतलब ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उसकी ज्ञान अर्जन किए हुए हैं, और उसकी जानकारी रखने में उनकी क्या है? रुचि भी है और महारत भी है। ओके, ठीक है। तो पुरातत्वविद तो आप समझ गए। अब पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग वो के ऐसे समूह के लिए करते हैं, ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैलों के होते हैं। शैलियों के मतलब, शैली मतलब समझ रहे हैं ना? पद्धति, ठीक है ना? तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का मतलब है उस पूरा वस्तुओं का, जो पुराने वस्तु हैं उसका प्रयोग करना, उस शैली का, उस शैली के बारे में
जानकारी ज्ञात करना ये किसका काम है? पुरातत्वविदों का काम है। वो पुराने वस्तुओं को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और फिर उस समय के लोगों के शैलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हड़प्पा सभ्यता के इन संदर्भ में, इन विशिष्ट पुरातत्व वस्तुओं में, पूरा वस्तुओं में क्या क्या हो सकते हैं? मुहर हो सकते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा। मनके हो सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था। बाट हो सकते हैं, और भी पत्थर के फलक हो सकते हैं, पकी हुई ईंटें हो सकती हैं। मतलब वे चीजें जो सड़ी नहीं होंगी और वे उनका अस्तित्व अभी भी बना होगा। ये वस्तुएं कहाँ कहाँ मिलते हैं तो ये भी समझना जरूरी है। यानी कि हमें जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो कुछ अफगानिस्तान से हो रहे हैं, जम्मू से हो रहे हैं, बलूचिस्तान से हो रहे हैं। बलूचिस्तान जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कुछ गुजरात क्षेत्र से हो रहे हैं, और दूर दूर लंबे लंबे दूरी स्थित अलग अलग क्षेत्रों से इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे सीधे पता चलता है कि ये सभ्यता थोड़े मोड़े क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं आगे हम। यहाँ पर एक और चीज मिलता है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां पर पहली बार इसको खोजी गई थी, और इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मैंने इसे आपको अभी बताया था। साथ ही एक चीज, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग हालांकि इस पर विचार है, लेकिन एनसीईआरटी जो है वही सत्य है। क्योंकि आप कभी भी किसी क्वेश्चन को लेकर के चैलेंज करते हैं तो सबूत के रूप में, साक्ष्य के रूप में आपको एनसीईआरटी को ही दिखाना पड़ता है। तो एनसीईआरटी हड़प्पा काल का निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में बताया है। कितना? एनसीईआरटी के अनुसार इस काल का निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। तो बच्चों, ये इस एक तो आप लोग देखते होंगे ईसवी, जो ऐसे आपको मिल जाता होगा। ठीक है, एक ईसवी मिल जाता है। एक होता है ईसा पूर्व। क्या हो जाता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है? पहले होता है। तो ये उल्टा चलेगा। 2600 के बाद 2700 नहीं होगा, उल्टा पहले की ओर भागेगा। 2600 से पहले 2500, 2500 से पहले 2400, 2300, 2200, 2100, 2000, 1900, ऐसे ही। तो ये कैसे चलता था? उल्टा। और जैसे ही जीरो पर आया, जीरो के बाद से सीधा चलने लगा। क्योंकि जब हम उल्टा चलेंगे तो फिर जीरो के बाद से हम सीधा हो जाते हैं। ये नियम है। जैसे अगर हम एक ये स्केल ले लें और इस स्केल में यहाँ पर जीरो कर दें, यहाँ पर माइनस है, -1, -2, -3, ठीक है, और यहाँ 1, 2, 3, कितना? 1, 2, 3। तो हम क्या देखते हैं? हम तो कभी भी इस दिशा में ही पढ़ते हैं, कभी भी हम इधर से चालू करते हैं और इधर की ओर पढ़ते हैं, आपको तो पता होगा। तो -3, -2, -1, फिर क्या? जीरो, और जीरो के बाद से तो सीधा हो जाते हैं। तो वैसे ही सन भी, यानी कि हम पहले के काल को भी निर्धारण जब किए हैं तो पूर्व की कालों को ईसा पूर्व कहा गया है। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह जब जन्म लेते हैं तो उससे पहले का जो काल है उसे ईसा पूर्व के रूप में हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, और जीरो के बाद वाली जो गणना करते हैं वो हम ईस्वी के रूप में करते हैं। तो ये चीजें तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और। इसका तो निर्धारण काल आप देख लिए, काल निर्धारण कितना है? तो 2600 से लेकर के 1900। ये क्या है? सिंधु सभ्यता है। कितना? क्या है? सिंधु सभ्यता है। और मान लीजिए कोई सिंधु नामक व्यक्ति है जो 26 वर्ष की है, और हड़प्पा कितना का है? 1900 का है। क्योंकि सिंधु को ही हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर दो उम्र है, एक 26 है और एक 19 है। यानी सिंधु है 19 साल की और हड़प्पा है, कटप्पा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कटप्पा कितना का है? 26 साल का। और इन दोनों की हो रही है शादी। एक है 19 वर्ष के और एक है 26 वर्ष के। ओके, ठीक है, तो हम सीधे कर सकते हैं कि उन 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा का काल निर्धारण किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगले पेज में। और इस पेज में हम क्या देखते हैं? वही चीजें जो अभी मैं आपको बता रहा था। क्या बताया था? आजकल एडी, क्या? एडी की जगह सीई का प्रयोग तथा बीसी की जगह
बीसीई का प्रयोग, मतलब जहां पहले बीसी का प्रयोग होता था इसी के जगह पर हम बीसीई का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जहां पहले एडी का प्रयोग हो रहा था इसी के जगह पर हम सीई, क्या सीई का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब बीसी के जगह बीसीई का प्रयोग और एडी के जगह पर सीई का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये क्या है, तो चलिए अगर हम बात करें सीई का, क्या सीई, तो सीई का होगा कॉमन एरा, क्या कॉमन एरा, ओके, कॉमन एरा हो जाएगा। तो सीई का मतलब तो आप समझ गए, कॉमन एरा। अगर हम बात करें बीसीई का, बीसीई का तो चीज तो वही है सीई, बस इसमें क्या लगा है, बी लगा है। तो बी से हो जाएगा बिफोर, बी से हो जाएगा बिफोर, सी से हो जाएगा आपको कॉमन, और ई से हो जाएगा एरा। ओके, क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है, मतलब कॉमन एरा का प्रयोग आजकल ये इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, हम लोग तो ईसवी और ईसा पूर्व यूज करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा समस्या लेने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ने की तो जरूरत है क्योंकि पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उससे क्या हुआ, पूछ दिया जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। अन्यथा हम लोग तो मुख्यतः वही ईसवी और क्या ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व और ईसवी तो आप समझ ही रहे हैं, ईसवी जो आगे की ओर चलता है और ईसा पूर्व जो बिल्कुल उल्टा चलता है पीछे की ओर। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन एरा जिसका प्रयोग आजकल सामान्य हो गया है, कभी कभी अंग्रेजी में एक बीपी शब्द भी मिल जाता है, बीपी, बीपी, ठीक है ना। अब बी से क्या हो जाएगा, तो बिफोर हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, और पी से हो जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान, आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, तो यानी कि वर्तमान से पहले। ठीक है, तो कहीं कहीं हम वर्तमान से पहले के चीजों के लिए बीपी का भी प्रयोग करते हैं। एक कॉपी आप लोग जरूर रख के और जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है उसे नोट जरूर करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते हैं, वो चीजें क्या क्या मिल रही है देखिए। ये है मैप, क्या है, मैप। आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है, किसका एरिया है, पाकिस्तान का, और बाकी इधर की जो एरिया है वो आपको भारत और ये अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, और देखिए आप ये जितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी एरिया किसके हैं, हड़प्पाई क्षेत्र हैं, मतलब सिंधु सभ्यता के क्षेत्र हैं। कहाँ के क्षेत्र हैं, सिंधु सभ्यता के क्षेत्र हैं। अब हम क्या देखते हैं, यहां पर मिल रहा है चनहुदड़ो, क्या मिल रहा है, चनहुदड़ो। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं जूम। हम देखते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान में कौन कौन से आपको जगह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। हम क्या देख रहे हैं, सिंध क्षेत्र, वो तो वर्तमान में पूरा आपको चला गया है कहाँ, पाकिस्तान में। गंवेरी वाला कहाँ मिल रहा है, पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना ये बॉर्डर है, और इसके इधर जितने हैं वो सभी पाकिस्तान के एरिया है, और याद तो करना ही होगा क्योंकि बिना कुछ किए तो कुछ प्राप्त करेंगे नहीं। कोट दीजिए कहाँ, पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान वाले इतने भिखारी हो गए हैं कि बोलते हैं थोड़ा कोट दे दो भैया हमें, और भोजपुरी में कोट दीजिए। ठीक है, तो कोट दीजिए भी कहाँ, पाकिस्तान का। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान का क्षेत्र है, आमरी भी पाकिस्तान का, बालाकोट ये भी कोट मांग रहा है, पाकिस्तान का। ठीक है, बात करें चनहुदड़ो, थोड़ा चूड़ी उड़ी भी दे दो, ये भी पाकिस्तान का। ये भिखारी है और भीख ही मांगेगा। गंवेरी वाला यानी कि गांव, ठीक है ना, गांव वाली बातें, ये भी कहाँ, पाकिस्तान का है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंध जो आप लोग पढ़े हैं, ये भी सिंध, वहां एक नाम है, वो भी कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, यहाँ पर हम और कुछ देखते हैं जो पाकिस्तान में है। कोट दीजिए और गंवेरी वाला तक तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर कुछ और क्षेत्र, जैसे कुछ नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है ना। रवि चाना को नहीं झेल पा रहा है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, रवि चना को नहीं झेल पा रहा है क्योंकि बुढ़ा हो चुका है ना और उसके दांत अब काम नहीं कर रहे हैं, तो रवि चना को नहीं झेल पा रहा है। तो रवि, चेनाब और झेलम ये नदियां कहाँ है, आपको पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सिंधु नाम था, दूसरा इसी का
हड़प्पा भी था, और ये दोनों के दोनों कहाँ है, आपको पाकिस्तान में है। ठीक है, सतलज नदी भी आप देख रहे हैं कहाँ, आपको पाकिस्तान में पड़ जा रहा है। किसी को दिक्कत? तो इतने जो क्षेत्र हैं वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक और क्षेत्र जो हम लोग नहीं देख पाए थे, ये है सुतका गेंडोर। सुता के गेंडा की तरह पिटाई होगी पाकिस्तान वालों की, तो सुतका गेंडोर भी आप देख रहे हैं, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे यहाँ भारत में क्या क्या है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मांडा, और ये कहा, जम्मू कश्मीर। कहा, जम्मू कश्मीर का एरिया तो आप सीधे देख रहे हैं, क्योंकि आधा से ऊपर ये उसके एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, राखी गढ़ी आप देख रहे हैं, राखी गढ़ी। आप क्या देख रहे हैं, बनावली। क्या, राखी गढ़ी है, बनावली है। मतलब इन पाकिस्तानियों को ना हम लोग राखी फेंक करके और इनको ना बना देंगे, क्या, भूतों की तरह भूत बना देंगे। ठीक है, तो बनावली भी हमारे यहाँ है, राखी गढ़ी भी हमारे यहाँ है, मंडा भी हमारे यहाँ है। ठीक है, क्या, मंडा भी हमारे यहाँ है। उसके आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कालीबंगन भी हमारे यहाँ है। और कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन कहाँ है, तो कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक है ना। उसके बाद बनावली आप देख रहे हैं, और राखी गढ़ी ये कहाँ है, हरियाणा में है। कहाँ, आप एक कॉपी लिख करके और इसको लिखते चलिए, ये कहाँ, हरियाणा में। ये कहाँ, आपको राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ, राजस्थान में। आप यहाँ पर अब देखिए, ये चंबल की घाटी जो शायद आप लोग सुने होंगे कभी। धौलावीरा आप देख रहे हैं कहाँ है, गुजरात में है। साबरमती आश्रम भी गांधी जी ने बनाया था, आपको मालूम होगा, हालांकि नदी है साबरमती। ठीक है, तो ये भी कहाँ है, गुजरात में है। लोथल भी कहाँ है, गुजरात में है। रोपड़, सॉरी रोपड़ तो आपको पंजाब में है। ये रंगपुर कहाँ है, आपको रंगपुर कहाँ है, ये भी गुजरात में है। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में है। तो इन क्षेत्रों को आप लिख करके जरूर याद कर लेंगे, अन्यथा होगी समस्याएं। क्या होंगी, होंगी समस्याएं, और फिर होगा दिक्कत। समस्याएं होंगी और फिर होगा दिक्कत। अब यहाँ पर पॉइंट आपको थोड़ा कम कम मिलने वाले हैं। जैसे पहला, हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। अब ये चीजें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों पूछ सकता है एग्जाम में, ट्रू फॉल्स दे देता है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन गलत है। 4 लाइनें होंगे 4 ऑप्शन के, उसमें से एक सही होगा या एक गलत होगा, बाकी सभी सही होंगे। ठीक है, तो ऐसे दे सकता है, इसलिए एक एक लाइन पढ़ना तो बिल्कुल जरूरी है कि हड़प्पा से पहले भी अनेकों सभ्यताएं डेवलप हुई हैं। अगर ये लाइन दे दे बच्चों तो कहिएगा बिल्कुल सही बात है, हुई थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैलियों से संबंध था। मतलब पूछ सकता है कि हड़प्पा या उससे पूर्व की जो सभ्यताएं थी वो निम्न में से किससे सबसे अधिक संबंधित थी, तो अपने मृदभांड शैली को लेकर के। यानी कि उस समय के लोग मृदभांड जो बनाते थे ना, वो कुछ अलग ही टाइप के बनाते थे। और इसी मृदभांड को लेकर के ये बताया गया कि आर्य इससे भिन्न थे, क्योंकि आर्यों के टाइम मृदभांड का प्रयोग नहीं किया जाता था। मतलब एक मृदभांड भैया सीधे सीधे इनको आर्यों से अलग कर दिया है। बाकी आर्यों के आपको 10 से भी ज्यादा क्वालिटी मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, बट फिर भी इस मृदभांड को इंपॉर्टेंट मानते हुए और आर्यों से इसे अलग एक सभ्यता बताई गई है। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, ये आर्यों के द्वारा ही बनाए गए सभ्यता थे, डेवलप किए गए सभ्यता थे। लेकिन पूछा जाए कि इसमें से सही क्या है, तो आर्य हड़प्पा से संबंधित नहीं थे, क्योंकि जो एनसीईआरटी क्लियर करेगा वही सर्वमान्य है। अब मृदभांड, ये अपने विशेष प्रकार के मृदभांड के लिए परिचित थे, और हड़प्पा से पहले भी कई जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, वह अस्तित्व में आई थी। आगे देखते हैं, इनके संदर्भ में हमें कुछ कृषि मिल जाते हैं, पशुपालन मिल जाते हैं। मतलब भैया जो इतना डेवलप हो कि घर दो बहुमंजिले बनाए हो, 2 मंजिले 3 मंजिले, प्रत्येक घर से नालियां निकलती हो, स्नानागार हो, शौचालय हो, मतलब वे क्या कृषि नहीं कर रहे होंगे, वे क्या पशुपालन नहीं कर रहे होंगे, क्या उनको शिल्पकारी नहीं आता होगा, मतलब कि थोड़ी बहुत डिजाइनिंग। अरे स्पेशल डिजाइनिंग उनके मृदभांड पर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, मृदभांड वही जो मैंने बताया था ना, मिट्टी की ऐसी बर्तनें। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हड़प्पा
आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हो कि आरंभिक हड़प्पा और बाद वाली हड़प्पा, यानी कि होता है ना कोई भी काल, आरंभ हुआ अंत हुआ, इसके बीच में इसका जो काल है ना, वो क्रम जो है ना वो भंग था। क्योंकि कहीं कहीं ना बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत मिलते हैं। किस चीज को जलाने के संकेत मिलते हैं? तो भैया बस्तियों के, कुछ बस्तियां जो है जलाई गई हैं, कुछ अनेक स्थल लोग त्याग दिए हैं। मतलब कि बीच में ये जो हड़प्पा है, कुछ समय के लिए लोग इधर से उधर हो गए हैं। यानी कि अगर कभी आपको बोल दे कि निम्न में कौन पंक्तियां सही है, और उसमें ये दे दे आरंभिक जो हड़प्पा है और जो हड़प्पा थी, इन दोनों के बीच में कुछ काल जो थे वो भंग थे, क्या सही बात है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अभी दिन नहीं रात है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए और पढ़ते रहिए। अब यहाँ पर बात है कि उस समय के लोग जीते कैसे होंगे हो, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे। मतलब भैया हमें क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात तो कर लेते हैं पेड़ पौधे से कुछ प्राप्त उत्पाद। ये भी प्राप्त हुए और इससे पता चलता है कि वे लोग पेड़ पौधे के अलग अलग प्रयोग भी किया करते थे। जड़ी बूटी, उसके लकड़ियों का इस्तेमाल, ठीक है ना, तो ये चीजें देखने को मिलती है। जानवरों में मछली भी इन्हें मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये जानना जरूरी है भैया, कौन कौन से जानवर से, कौन कौन से पशु, किनको ये पालते थे, किनका शिकार करते थे, करते भी थे या नहीं करते थे, जानना जरूरी है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि इसमें गाय के बारे में ये लोग शायद नहीं जानते थे, क्योंकि अब तक तो इसका कोई साक्ष्य मिला नहीं है, और बिना साक्ष्य के हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है कि ये कौन से पशुओं से परिचित थे और कौन से पशु से परिचित नहीं थे। जैसे वे तांबा से परिचित थे, हाँ, कांसा से परिचित थे, लेकिन 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 लोहा से परिचित नहीं थे, गाय से परिचित नहीं थे। तो ये सभी चीजें जाननी तो होंगी, लेकिन बैल से परिचित थे। ओके, चलिए, तो मछली मिल जा रही है, ठीक है, कुछ जले हुए अनाज मिल रहे हैं, जिससे क्या पता चल रहा है कि वे लोग भैया खेती बाड़ी करते थे हो। क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। पूरा वनस्पति ज्ञा, अब यहां पर ज्ञा एक शब्द लगा है, आप देख सकते हैं ज्ञा क्या लगा है, वनस्पति ज्ञा। ये ज्ञा मतलब क्या होता है? तो देखिए, ज्ञा मतलब सर्वज्ञ, एक शब्द आप लोग देखे होंगे। सर्व मतलब कि सभी, ज्ञ मतलब जानने वाला, जो सब कुछ जानता है। तो वनस्पतिज्ञ, जो वनस्पति के बारे में जानता है, यानी कि वही जो विद हम लोग पढ़े, भूगोलविद, खगोलविद, पुरातत्वविद, यानी कि जो पुरातत्व के बारे में जानकारी रखते हैं, उसी प्रकार है वनस्पतिज्ञ। यानी कि हमें कुछ पेड़ पौधे के अवशेष मिले तो इसके बारे में कौन बताएगा? पुरातत्वविद बताएंगे? नहीं भैया, वो बताएंगे पूरा वनस्पतिज्ञ। पुरातत्वविद में अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट कहीं पीछा छोड़ने वाला तो है नहीं। इनके भी डिपार्टमेंट भैया अलग अलग है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को साबित करेंगे। चलिए ले लेते हैं तीसरे पेज को। दूसरा पेज तो बहुत तेजी से निकल गया। ठीक है, फर्स्ट पेज में थोड़ी चीजें अधिक थी क्योंकि स्टार्टिंग था ना। चलिए, अब और क्या मिलते हैं? गेहूं मिलते हैं। इसको ना एक कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं याद करने का। कंसेप्ट क्या? मोटे अनाज याद रखिएगा। मोटे अनाज, जितने मोटे अनाज हैं वो सभी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि गेहूं, जौ, ये क्या छोटे छोटे, मतलब ये अनाज क्या पतले पतले होते हैं? नहीं ना, मोटे मोटे होते हैं। गेहूं मिल गए, जौ मिल गए, दाल मिल गए, सफेद चना मिल गया। तिल ही है जो छोटा मिल रहा है, तो एक तिल को याद रखिएगा, दिल। ठीक है, तो एक तिल मिल रहा है, बाकी मोटे जो भी अनाज है वो सभी यहाँ पर मिल जा रहे हैं। गेहूं जौ दाल तो मिल ही रहे, कहीं कहीं पर आपको चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसी को दिक्कत, लेकिन चावल बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये लोग शायद सबसे ज्यादा गेहूं या फिर जौ का प्रयोग करते थे। अब आगे देखते हैं, कुछ क्षेत्रों से तो हड्डियां मिलती है, जो हड्डियां हैं वो प्राप्त होती है जानवरों के।
अब वे कौन कौन से जानवर है? भेड़ है, बकरी है, भैंस है, शुअर है। अब हमने देखा पेड़ पौधे के बारे में जानकारी कौन देगा? तो वे थे वनस्पतिज्ञ। वनस्पतिज्ञ। एक और उसमें लगा था पूरा, पूरा वनस्पतिज्ञ। तो ये वनस्पति के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन भैया यहाँ पर तो बात है प्राणियों के बारे में ना, तो ये देंगे प्राणी विज्ञानी, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं प्राणी प्राणी विज्ञानी, जो मन करे कह दे। या फिर कह सकते हैं जीव पूरा तत्व विद, विद मतलब अभी बताए थे, तो जीवों, पुराने पुराने जीवों, पुराने जीवों, पुराने जीवों की जो जानकारी रखे उसे कहेंगे जीव पूरा तत्वविद। ओके, क्लियर हो रहा है? अब ये जो जानवर है ये पालतू थे। अब क्यों पालतू रखे होंगे? क्योंकि इन्हें शिकार करने जाना नहीं होता होगा, आसानी से मिल जाते होंगे, दूध भी मिल जाता होगा। और पशु जो है ना अपने आप में एक फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री है। आप अगर गाय पाल रहे हैं, आपको दूध के लिए कहीं नहीं जाना है। अगर आप शुअर पाल रहे हैं, आपको मांस के लिए कहीं नहीं जाना है। वो आप पालतू है ना, तो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो शायद इस वजह से वे लोग इसको पालते थे। लेकिन कहीं कहीं पर भैया मिला है ऐसे जानवर जो कि जंगली ही हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर वराह शुअर हो गए, घड़ियाल हो गया, उसके भी हड्डी मिले, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ, हिरन हो गए। अब ये भैया तो मतलब पाला नहीं जाता होगा उस टाइम, ठीक है, तो शायद इसका शिकार किया जाता था। अब ये कंफर्म नहीं कि ये लोग शिकार करते थे या नहीं करते थे, या किसी अन्य शिकारियों से मांस खरीदते थे। ये कंफर्म नहीं है कि उस समय के जो हड़प्पाई लोग थे वे शिकार करते थे, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ओके, चलिए, अब इससे ये लोग क्या करेंगे, मतलब ये पता नहीं है कि स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अथवा अन्य आखेटक, आखेटक मतलब जो शिकारी वाले समुदाय होते हैं, उनसे इनका मांस प्राप्त करते थे। इसकी जानकारी क्लियर नहीं है। ओके, तो तो कुल मिलाकर के ये आप देख रहे हैं हड़प्पाई कुछ क्षेत्र है, आपको पता ही है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर कुछ मृण मूर्तियां हैं, ठीक है ना, वृषभ के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ मृण मूर्तियां हैं, मूर्ति जिससे वृषभ, वृषभ यानी कि बैल के बारे में जानकारी मिलती है। इसी में एक आता है चोलिस्तान। चोलिस्तान क्या है भैया? ठीक है, चोलिस्तान है राजस्थान में, खास करके थार मरुस्थल का नाम तो आपने सुना होगा। उसी थार मरुस्थल के क्षेत्र को हम चोलिस्तान कहते हैं। कॉपी में नोट किया जा सकता है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। बनावली, मैंने बोला बनावली भी भारत में है, राखी गढ़ी भी भारत में है। और ये बनावली और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, मैंने बताया था। तो इन्हां से क्या मिल रहा है? चोलिस्तान और बनावली, इन दो क्षेत्रों में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिलते हैं। हल का साक्ष्य मिला, लेकिन वो साक्ष्य न लकड़ी के हैं न लोहे के हैं, वो है मिट्टी के बने हुए हल, शायद खिलौनों की तरह। तो ये पता है कि अगर वे उस आकार के अगर कोई आकृति बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे, तो मतलब उसका इस्तेमाल होता होगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि वे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे या फिर लोहे, हालांकि लोहा तो खैर मतलब था ही नहीं, लोहे से परिचित नहीं था लोग, तो मतलब ये लकड़ी का या फिर किसी धातु का हल इस्तेमाल करते थे, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन चोलिस्तान और बनावली, इन दोनों क्षेत्रों में मिट्टी से बने हल प्राप्त होते हैं, ये गारंटेड है। ओके, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में गर्मी ज्यादा है क्योंकि वहां पर मरुस्थल है, और इसलिए कालीबंगन, काले काले लोग। तो यहाँ पर क्या, जूते हुए खेत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जूते हुए खेत। जूते मतलब पहनने वाले जूते नहीं, जोते गए खेत। ओके, तो इसका साक्ष्य मिलता है राजस्थान में, कालीबंगन। वहां के लोग काली मिट्टी, काली कपास
सॉरी मतलब काली मिट्टी पर कपास उगाते होंगे, हालांकि काली मिट्टी वहां पर नहीं है क्योंकि रेत है। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, रेत के आसपास में गर्मी लागे, काले काले लोग खेतों में काम करते हुए, इसलिए जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ, कालीबंगन। और ये कालीबंगन है कहाँ, तो राजस्थान में। ओके, हल देखा होगा दो समूह, मतलब वहां के लोग कैसे हल चलाते थे, हमारे यहाँ के लोग ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हल चलाते हैं ना, वहां के लोग पहले ऐसे, ऐसे, फिर चलाते थे ऐसे, 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 मतलब एक हल ऐसे ऐसे, एक हल फिर 90 डिग्री पर समकोण पर ऐसे 2 बार, यानी कि हमारे यहाँ कहें तो 2 चास, 2 चास। ओके, और ये तीसरा पेज हो रहा है समाप्त। तो आज का क्लास यहीं पर होगा समाप्त, लेकिन 3 लाइनें और बाकी है, सॉरी 4। एक तो है, पूछा जा सकता है कि अधिकांश जो हड़प्पा क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है। अब अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तो भैया सूखे हुए है ना, अर्ध मतलब आधा शुष्क मतलब सूखे हुए, तो वहां पर तो सिंचाई चाहिए ना, मतलब ये तय है कि वहां के लोग सिंचाई करते होंगे। लेकिन सिंचाई अफगानिस्तान में ही प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान में एक सोरतुघाई जगह है, वहां पर नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन यही चीज पंजाब और सिंध में नहीं प्राप्त होते। मतलब पंजाब जो आज सबसे ज्यादा सिंचाई करता है भूमिगत जल से, वहां पर सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इतना तो आपको याद रखना होगा। और ये है पकी मिट्टी से, यानी कि मृण मूर्ति, इसको क्या कहेंगे, मृण मूर्ति। देख रहे हैं बैल है, कैसा बैल है, पूरा हट्टा कट्टा। आई होप कि आप भी ऐसे ही हट्टा और कट्टा तैयारी करेंगे, ताकि एग्जाम में बैठ करके बैलों की तरह नहीं, कम से कम आप मतलब स्मार्ट लड़का की तरह और लड़कियों की तरह दिमाग लगाए, अन्यथा मृण मूर्तियों की तरह नहीं सोचे। तो लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय